नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार। आज का हमारा टॉपिक है आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ से आपको हर साल प्रश्न बनते हैं। जहाँ आप यूपीएससी का एग्जाम दें या स्टेट पीसीएस का एग्जाम देंगे, वहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हुए मिलेंगे। मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं वो प्री में यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समझौते की हम बात करेंगे, सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे, तो मोस्टली क्वेश्चन प्री में भी अक्सर यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे, तो ये सम्मेलन किसके होते हैं? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की। किसकी बात करेंगे बेटा? पर्यावरण की। तो पर्यावरण से संबंधित जितने भी सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होते हैं, वो सभी इसमें रखे जाते हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाई हम पर्यावरण सम्मेलन से रिलेटेड बातें करेंगे। जब पर्यावरण सम्मेलन इसमें होगा, तो इसका मतलब इसके साथ-साथ हम प्रोटोकॉल और समझौता प्रकार की सभी अंतर्राष्ट्रीय उपकरण भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण सम्मेलन हो सकते हैं, प्रोटोकॉल जो लगाए जाते हैं उनको यहाँ पर रखा जा सकता है, और जो बहुत सारे समझौते होते हैं, कौन से समझौते? जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पर्यावरण से संबंधित होते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर रख सकते हैं, जिनका उपयोग पर्यावरण मुद्दों को संबोधित करने या उनसे संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रॉपर तरीके से किया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें पर्यावरण सम्मेलन की, तो पर्यावरण सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले बात आएगी कि आखिर यह पर्यावरण सम्मेलन क्यों होता है, क्या कारण है। तो पर्यावरण सम्मेलन क्या है, पहले इसको समझने की आवश्यकता है। देखो बच्चों, पर्यावरण सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं, तो पर्यावरण सम्मेलन जो होते हैं, वैश्विक पर्यावरण मुद्दों के समाधान के लिए किया जाता है। तो यह किस लिए करा जाता है? वैश्विक मुद्दे जो होते हैं, मुद्दों पर विचार करने के लिए जो सम्मेलन किए जाते हैं, उनको हम इसके अंतर्गत रखते हैं। उनके समाधान करने के लिए उन पर विचार किया जाता है। यहां पर हम बात करें, तो मूल तौर पर समान दायित्व को यहां पर निभाया जाता है। यहां पर हम बात करें तो आमतौर पर कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक शाखीय निकाय की यहां पर स्थापना की जाती है, जो जलवायु परिवर्तन पर उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेम कॉन्फ्रेंस जो है वो इसके अंतर्गत आता है। बात करी जाए कि सर इसमें जब पर्यावरण सम्मेलन होगा, तो इसका नवाचार कैसे किया जाए। नवाचार की अगर हम बात करते हैं, तो नवाचार की अगर हम बात करेंगे, तो बात आएगी ये एक अधिक विस्तृत समझौता होता है। तो हम ये कह सकते हैं एक अधिक विस्तृत समझौता, अधिक विस्तृत जो समझौता होता है, एक विस्तृत समझौता, जिसमें क्या किया जाता है? किसी सम्मेलन की विस्तृत जानकारी को जोड़ना। इसमें क्या करा जाता है? किसी सम्मेलन की विस्तृत जानकारी को जोड़ना नवाचार कहलाता है। उसको इसमें रखना प्रॉपर तरीके से नवाचार किया जाता है। प्रोटोकॉल आमतौर पर बात की जाए तो पार्टियों के लिए आवश्यक विस्तृत दायित्व को निभाता है, लक्ष्यों या कार्यों की रूपरेखा तैयार करता है। ये आमतौर पर पार्टियों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं और उन्हें अनुमोदित करती है। उदाहरण के तौर पर प्रोटोकॉल जो यूएनएफसीसी का एक प्रोटोकॉल है और विकसित देशों के लिए बाध्यकारी है, और उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य को प्रॉपर तरीके से यह क्या करता है? निर्धारित करता है। बात अगर हम करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम 1971 की। 1971 की अगर हम बात करते हैं, समझौतों की बात करते हैं, तो आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन सबसे पहले आया। आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन। यहां पर बात आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन की बात, तो सबसे पहले आता है कि यह अपनाया कहां गया। तो रामसर सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे, तो रामसर सम्मेलन ईरान में अपनाया गया। दूसरी बात आती है इसका सचिवालय कहां पर है। सचिवालय, सचिवालय की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड।
स्विट्जरलैंड में क्या है इसका सचिवालय। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि प्रॉपर तरीके से किसका उद्देश्य किस लिए रखा गया, उद्देश्य की अगर हम बात करें तो विश्व स्तर पर जो आर्द्र भूमि है उनके संरक्षण की बात यहां पर की गई। तो यहां पर विश्व भर में आर्द्र भूमि का संरक्षण करना इसका मूल उद्देश्य है। बात आती है आर्द्र भूमि क्षेत्र की। अगर हम बात करते हैं आर्द्र भूमि क्षेत्र, आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन से होंगे? आर्द्र भूमि क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो इसमें मूल तौर पर झीलें आ जाएंगी, नदियां आ जाएंगी, या ये कहा जाए दलदल। प्रॉपर तरीके से जो दलदल भूमि होती है उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। दोस्तों आर्द्र भूमि की अगर हम बात करेंगे तो आर्द्र भूमि सभी देशों तथा जलवायु क्षेत्रों में ध्रुवीय क्षेत्रों से लेकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक उच्च टेम्परेचर वाले क्षेत्रों पर मौजूद हो। बात आती है आखिर और देखा जाए तो 1972 का समय, 1972 की अगर हम बात करते हैं 1972 की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर बात आएगी मूल तौर पर मानव पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से इसको जाना जाता है। यह पर्यावरण मुद्दों पर पहला वैश्विक सम्मेलन है। यह कहा जाए कि पर्यावरणीय मुद्दों पर पहला सम्मेलन। तो पर्यावरण मुद्दों पर पहला सम्मेलन जो हुआ वो 1972 में हुआ, जो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तौर पर जाना जाता है, जिसको स्टॉकहोम घोषणा पत्र का निर्माण हुआ। और इसी में क्या हुआ? स्टॉकहोम घोषणा पत्र जारी किया गया। स्टॉकहोम घोषणा पत्र यहां पर जारी किया। यहां पर हम बात करें तो 1972 तक किसी भी देश में पर्यावरण मंत्रालय नहीं था। तो नोट करने वाली बात है कि 1972 से पहले किसी भी देश में पर्यावरणीय मंत्रालय नहीं था। दोस्तों वैश्विक पर्यावरण प्रशासन में एक प्रमुख इकाई के रूप में काम करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के गठन का नेतृत्व यहां से निकल कर आया और पर्यावरण प्रबंधन और विकास का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांत यहां से निर्धारित होते। दूसरी अगर हम बात करते हैं 1975 की, 1975 की अगर हम बात करेंगे 1975 में जो हुआ उसको हम कहते हैं वन्य जीव। इसकी बात की जा रही है बेटा, वन्य जीवों की। आखिर ऐसा नहीं है कि वन्य जीवों की बात करेंगे, वन्य जीवों की अगर हम बात करेंगे तो साथ साथ यहां पर वनस्पति की भी बात करेंगे, वनस्पतियां। अब यहां पर यह जो सम्मेलन था 1975 का, वन्य जीवों और वनस्पतियों की जो विलुप्त प्रजातियां हैं, इनकी कैसी प्रजातियां? लुप्त प्रजातियां जो हैं, लुप्त प्रजातियां, इनके लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के तौर पर जाना जाता है। लेकिन लुप्त प्रजातियां भी कैसी प्रजातियां? प्रवासी जातियां भी कैसी? प्रवासी। इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन के तौर पर भी जाना जाता है। और इसका सचिवालय अगर पूछ लिया जाए, कि सचिवालय इसका कहां पर है, तो हम बताएंगे कि सर इसका सचिवालय
जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जंगली जानवरों और पौधों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता, जिसके उनके उत्साहित को खतरा जो है, उनके दायित्व को निर्वहना, इनके दायित्व को निर्वाह इसके अंतर्गत रखा गया कि जो लुप्त होती जाए प्रजातियां, उन पर विशेष ध्यान रखा। लुप्त पौधे और जानवरों की रक्षा के लिए बहुपक्षीय संधि इसके अंतर्गत की गई और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन के द्वारा इसको प्रसारित किया गया, प्रभावित किया गया। दोस्तों, बात आती है 1985 का ओजोन परत। अगर 1985 की अगर हम बात करते हैं, 1985 की अगर हम बात करेंगे तो यहां से क्वेश्चन बनता है। ओजोन परत के लिए वियना कन्वेंशन के तौर पर जाना जाता है, तो हम इसको वियना कन्वेंशन के तौर पर भी इसको जानते हैं, वियना कन्वेंशन के तौर पर भी जानते हैं, जो मूल तौर पर ओजोन परत के लिए है। ओजोन परत के लिए यह सम्मेलन होता है। बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता ओजोन परत की सुरक्षा की रूपरेखा प्रदान करता है। इसमें CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन क्षरण का कारण बनने वाले मुख्य रासायनिक एजेंटों के उपयोग के तौर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी कटौती लक्ष्य इसमें शामिल नहीं किए गए। ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय ढांचा था, तो हम ये कह सकते हैं कि यह पहला अंतरराष्ट्रीय ढांचा था 1985। बात आती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। 1987 की अगर हम बात करते हैं, 1987 जो हुआ, यह भी ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, तो इसको हम मॉन्ट्रियल के तौर पर भी जानते हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं तो मैंने क्या बताया, ओजोन परत को नष्ट करने वाले, ओजोन परत को नष्ट करने वाले जितने भी पदार्थ पदार्थ एक प्रॉपर तरीके से मॉनिटरी प्रोटोकॉल एक संधि के तहत, अंतरराष्ट्रीय संधि है जो ओजोन संरक्षण के लिए उत्तरदायी, ओजोन क्षरणीय पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत की रक्षा के लिए बनाई गई ये एक संधि है। तो हम ये कहते हैं ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को नष्ट करना लक्ष्य रखा गया। दूसरों, अगर ओजोन की अगर हम बात करते हैं तो ये सम्मेलन जो था, इस सभी पार्टियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी करा, नई वैज्ञानिक जानकारियों और प्रतिक्रिया देने के लिए प्रभावकारी सम्मेलन संशोधन प्रावधान मूल तौर पर इसमें शामिल किए। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो एक आता है आपका 2016 का किगाली सम्मेलन। 2016 का किगाली सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं कि 2016 का इस सम्मेलन की बात करते हैं तो ये मूल तौर पर रवंडा में आयोजित पार्टियों की, ये कहां पर हुआ, रवंडा में आयोजित। और ये सम्मेलन जो हुआ था, इस बैठक की अगर हम बात करें तो 28वीं बैठक, 28वीं बैठक के तौर पर इसको काउंट किया जाता है। इसमें मॉनिटरी प्रोटोकॉल में संशोधन को समाहित किया गया। इसमें क्या हुआ,
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में उस में संशोधन किया गया मूल तौर पर, इसमें गैर अनुपालन आयोग के साथ हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के बीच कानूनी रूप से इसको मूल तौर पर बाध्यकारी किया। इसमें 2040 के अंत तक HCL में 80 से 85% की क्रय कमी करने के लिए समीकरण मजबूत तौर पर बनाएगी। यहां पर अगर हम बात करते हैं मूल तौर पर तो आता है क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं क्योटो सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो 2018 में मूल तौर पर कब की बात करेंगे बेटा? 2018 में 2018 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पार्टियों की बात करें 2018 में प्रोटोकॉल, ये 2018 में 13वीं बैठक थी। और ये बैठक की अगर हम बात करें तो ये क्योटो इक्वाडोर में आयोजित की। इसका लक्ष्य था 1 डिग्री तापमान वृद्धि से बचाव करना। तो लक्ष्य जो रखा गया इसका 1 डिग्री टेम्परेचर तापमान वृद्धि से बचाव करना, तापमान वृद्धि से बचाव करना, इसका मूल लक्ष्य रखा गया। अनुपातन के तौर पर देखें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वायुमंडलीय साध्यता में कमी को 1990 के दशक के बाद से आयोजन क्षमकारी क्लोरो की कुल वायुमंडलीय साध्यता में गिरावट में दूसरा सबसे बड़ा योगदान इस सम्मेलन के अंतर्गत हमको मिलता है। बात अगर हम करते हैं मूल तौर पर तो बात आती है 1972 का। मूल तौर पर अगर हम देखेंगे तो कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय देशों का वर्गीकरण मूल तौर पर निकलकर यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि सर यहां पर यूएनएफसीसी के तहत पार्टियों का जो वर्गीकरण किया गया वो वर्गीकरण एनेक्स 1, एनेक्स 2, गैर एनेक्स 1, एनेक्स 8 और सबसे कम विकसित देशों में इसको डिवाइड किया गया। अगर यहां पर हम बात करते हैं मूल तौर पर कन्वेंशन 1 की अगर हम बात करते हैं तो कन्वेंशन 1 जो है वो पार्टियों के औद्योगिक देश में शामिल है जो 1992 के यूईसीडी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन इसके सदस्य थे और साथ ही संक्रमणकाली अर्थव्यवस्था वाले देशों में जिसमें संघीय रूस, बाल्टिक राज्य और कई मध्य पूर्वी यूरोप शामिल थे, इसमें इनको रखा गया एनेक्स 1। एनेक्स 2 की अगर हम बात करते हैं तो ओईसीडी सदस्य शामिल थे लेकिन ईआईटी पार्टी के सदस्य इसमें मूल तौर पर शामिल नहीं थे। इन विकासशील देशों को कन्वेंशन के तहत उत्सर्जन में कमी की गतिविधियां करने में सक्षम बनाने और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के अनुकूल होने की मदद करने के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करने की आवश्यकता इसमें रखी गई। गैर कन्वेंशन एनेक्स 1 की अगर हम बात करते हैं तो आधिकारिक विकासशील देश इसमें शामिल किए गए और कन्वेंशन के द्वारा विकासशील देशों के कुछ समूहों विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के प्रति संवेदनशील माना जाता था, जिनमें निचले तटीय क्षेत्र वाले देश, मरुस्थलीय और सूखे संभावित वाले देश इसमें मूल तौर पर शामिल किए गए। दूसरी अगर हम बात करते हैं एनेक्स बी की अगर हम बात करते हैं तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत 37 औद्योगिक देशों और संक्रमणशालीन अर्थव्यवस्था और यूरोपीय संघ के लिए बाह्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य इसमें मूल तौर पर निर्धारित किया गया। जबकि एलडीसी की अगर हम बात करें, यह सबसे कम विकसित देशों के संबंधित करता है और इनमें कोई बाध्यकारी जीएचजी कटौती मूल तौर पर नहीं निकल कर आती है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं मूल तौर पर तो यहां पर कॉप सम्मेलन की बात करेंगे, समझौतों की बात करेंगे। यहां पर अगर हम बात करते हैं कॉप सम्मेलन तो कॉप सम्मेलन को मूल तौर पर समझेंगे। कॉप सम्मेलन ये बहुत सारे सम्मेलन हैं और यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे। कॉप सम्मेलन की अगर हम बात करें
कॉप सम्मेलन में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1992 में। इसकी बात करेंगे हम 1992 की बात करेंगे, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम पर अपनाया गया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के तौर पर इसको मूल तौर पर अपनाया गया। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो 1994 आता है। 1994 की अगर हम बात करेंगे तो ये यूएनएफसीसी लागू हुआ यहां पर। दूसरा 1995 की अगर हम बात करते हैं, 1995 की अगर हम बात करते हैं तो 1995 में जो कॉप 1 हुआ था, कॉप 1 सम्मेलन, पार्टियों का पहला सम्मेलन हुआ। पार्टियों का पहला सम्मेलन इसमें आता है। अच्छा, ये पूछा जा सकता है कहां हुआ, तो आप बताएंगे सर बर्लिन में हुआ। कहां पर? बर्लिन, जर्मनी। बर्लिन कहां पर? मूल तौर पर जर्मनी में। दूसरे अगर हम बात करते हैं तो बात आती है 1996 का। 1996 की अगर हम बात करते हैं तो यूएनएफसीसी जो आपका था, यूएनएफसीसी सचिवालय जेनेवा से अपने वर्तमान स्थान वन जर्मनी में स्थानांतरित हुआ। तो इसका जो सचिवालय था, सचिवालय जेनेवा से कहां स्थानांतरित हो गया, तो आप कहेंगे ये वॉन जर्मनी में। जर्मनी स्थानांतरित किया गया 1996 में। 1997 की अगर हम बात करते हैं, 1997 की बात करेंगे तो कॉप 3 के तौर पर इसको जाना जाता है। और कॉप 3 की अगर हम बात करेंगे तो इसको क्योटो जापान सम्मेलन के तौर पर जाना जाता है। क्योटो सम्मेलन जो कहां पर हुआ था, जापान में। इसके लिए इसको मूल तौर पर हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। इस समझौते में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया और क्योटो प्रोटोकॉल कानूनी रूप से विकसित देशों के उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को मूल तौर पर यह क्या करता है, निर्धारित करता है। बात करते हैं 2001 में। 2001 में अगर हम बात करेंगे बेटा तो 2001 में क्या हुआ, जो कॉप सम्मेलन 7 हुआ, कॉप सम्मेलन 7। अब बात आती है सर ये हुआ कहां, ये मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मोरस्को कहां पर बेटा, मोरस्को में ये सम्मेलन आयोजित किया गया। मोरस्को में अगर हम बात करेंगे तो मराकेश जगह कहां पर है, मराकेश जगह है, यहां पर प्रॉपर तरीके मोरस्को में ये आयोजित किया गया। इसके अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, स्वच्छ विकास तंत्र और अनुपालन व्यवस्था और मूल तौर पर लेखांकन प्रक्रियाओं के तहत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के लिए परिवहन नियमों पर समझौता औपचारिक तौर पर यहां पर अपनाया गया। भारत के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे 2002 की। 2002 की अगर हम बात करेंगे तो यह सम्मेलन कॉप 8 आता है। और कॉप 8 की अगर हम बात करेंगे तो यह कहां हुआ, नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया। यहां जो लक्ष्य रखा गया, दिल्ली घोषणा पत्र इसमें के तहत इसमें जाना जाता है, जो सबसे गरीब देशों की विकास आवश्यकताओं और जलवायु परिवर्तन को कम करने वाली प्रौद्योगिक हस्तांतरण आवश्यकताओं पर मूलतः यह केंद्रित था। बात करते हैं 2005 की। 2005 की अगर हम बात करेंगे तो 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल रूस में मूल तौर पर यह लागू किया गया। तो हम ये कहेंगे ये कहां पर आयोजित किया गया, तो ये कहेंगे सर ये रूस में मूल तौर पर इसको आयोजित किया गया। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो बात आती है सर 2007 की। 2007 में अगर आप देखते हैं कि 2007 में क्या, तो 2007 में अगर आप देखेंगे तो कहेंगे कि कॉप 13 के तौर पर इसको जाना जाए। बाली में कहां पर आयोजित किया गया, ये बाली में आयोजित किया, बाली में ये आयोजित किया गया। और इसको एक सम्मेलन के तौर पर कॉप 13 के तौर पर इसको मूल तौर पर हम जानते हैं। कॉप 13 के तौर पर इसको प्रोटोकॉल समझौते के तहत इसको 13 नंबर पर जाना जाता है। पार्टियों वाली रोड और मैप तैयार किया गया और बाली कार्य योजनाओं के सहमति यहां पर
मूल तौर पर की गई। योजना 5 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया: साझा दृष्टिकोण, रामन सम्मेलन के तहत अनुकूल प्रौद्योगिकी और वित्त पोषण इसमें मूल तौर पर शामिल किए। बात करते हैं 2008 की। 2008 में आप देखेंगे तो 2008 में मूल तौर पर इसको कॉप 14 के तौर पर इसको मूल तौर पर जाना जाता है। प्रोटोकॉल 14 सम्मेलन है और यह सम्मेलन जो हुआ था वो आपका पोलैंड में आयोजित किया। कहां पर बेटा? तो आप कहेंगे सर ये पोलैंड में आयोजित किया गया 2008 का। 2009 का अगर पूछा जाए कि 2009 का क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कहां हुआ, तो 2009 का बताएंगे आप कि ये आपका जो हुआ था कैपनहॉन में आयोजित किया। कनेक्टिविटी समझौते के तहत समझौता अमेरिका और बुनियादी देशों के तौर पर भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया। इसी तरह अब मूल तौर पर 2010 से 2011 की बात करेंगे तो 2010 और 2011 मूल तौर पर देखा जाए तो हरित जलवायु क्षेत्र को स्थापित करने में सहमति दिखाता है 2010 का, जबकि 2011 का हरित जलवायु कोष की शुभकामनाओं के तौर पर इसको जाना जाता है। बात आती है 2012 का जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 2012 की अगर हम बात करते हैं मूल तौर पर, तो 2012 का जो पूछा गया बेटा, 2012 का मूल तौर पर इसको कॉप सम्मेलन हम ये कह सकते हैं कि कॉप सम्मेलन ये 18 के तौर पर इसको जाना जाता है, जो कहां पर आयोजित हुआ, तो आप कहेंगे सर ये दोहा में आयोजित किया गया। दोहा में ये सम्मेलन होता है और सरकार 2020 से आगे की अवधि के लिए 2015 तक वैश्विक जलवायु परिवर्तन समझौतों की दिशा के रूप में काम करने में सहमति होती है। क्योटो प्रोटोकॉल ने दोहा संशोधन प्रोटोकॉल 2015-20 की दूसरी वृद्धि के तौर पर इसको शामिल किया। बात करते हैं 2013 की। 2013 में जो सम्मेलन हुआ तो ये बात क्लियर है, कॉप 18 है तो ये लाजमी है कि 19 होगा। और ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कौन सा है बेटा? 19वां सम्मेलन है। और इस सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे तो ये सम्मेलन बरसी में आयोजित किया गया। बरसी में यह सम्मेलन मूल तौर पर आयोजित किया गया, जिसमें इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योजनाओं को इसमें शामिल किया। 2015 की अगर हम बात करते हैं तो 2015 का जो सम्मेलन है वो कहां पर आयोजित किया गया, तो कहा जाएगा सर ये सम्मेलन जो आयोजित किया गया ये आपका पेरिस में आयोजित, पेरिस समझौते के तौर पर इसको हम मूल तौर पर जानते। बात आती है मूल तौर पर क्योटो प्रोटोकॉल। अक्सर इसकी बात जब यहां हो ही रही है तो इसको भी थोड़ा हम समझेंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल को थोड़ा समझें। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो ये यूएनएफसीसी से जुड़ा एक अंतरराष्ट्रीय समझौता। तो ये मूल तौर पर यूएनएफसीसी से जुड़ा एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसका क्या है? जिसका लक्ष्य ग्रीन हाउस गैर उत्सर्जन को कम करना और बाह्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य इसमें निर्धारित करता है। इसकी अगर हम बात करें तो विश्व की पहली मूल तौर पर विश्व की पहली ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कटौती इसके तहत होती है। तो यहां पर पूछा जाएगा कि विश्व की पहली कौन सी ग्रीन एनर्जी ग्रीन हाउस गैस GHG कटौती संधि जो हुई थी किसके तहत हुई थी? यहां पर की गई के अंतर्गत होती है। इसका लक्ष्य था कि 1990 के दशक की तुलना में 2012 तक विकसित दुनिया में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को लगभग 5% तक कटौती करना। दोस्तों बात मूल तौर पर जो निकल कर आती है वो निकल कर आती है मुख्य तौर पर हम कहेंगे कि जो संयुक्त कार्यान्वयन होता है क्योटो प्रोटोकॉल में कुछ संधियां हैं। उन संधि की अगर हम बात करें, अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो इसमें मूल अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 यह कहता है कि जब एक औद्योगिक देश किसी अन्य औद्योगिक देश में उत्सर्जन में कमी के प्रोजेक्ट पर निवेश करता है तो निवेश के उत्सर्जन में कमी के कुल क्रेडिट में यह क्या होता है? जुड़ता चला।
जबकि जबकि हम बात करें स्वच्छ विकास पत्र की बात करें, यह संयुक्त कार्यान्वयन है जो अनुच्छेद किस में आता है, आपका 6 में आता है। और स्वच्छ विकास पत्र की अगर हम बात करें जो अनुच्छेद 12 में आता है, जब एक औद्योगिक देश किसी विकासशील देश के उत्सर्जन में कमी के प्रोजेक्ट के निवेश करता है, तब यह निवेश उत्सर्जन में कमी के क्रेडिट से मूल्य तौर पर जुड़ता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार की बात करेंगे जो अनुच्छेद 17 के तहत आता है। औद्योगिक देशों के उत्सर्जन के क्रेडिट को बेचा और खरीदा जो जाता है वो इस संधि के तहत मूल्य तौर पर होता है। यहां बात हम मूल्य तौर पर जो समझेंगे वो बात आती है कि मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो कॉप 2026 को मुख्य तौर पर हम ले सकते हैं। कॉप 2026 को अगर हम देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि कॉप 2026 जो है ये थोड़ा आपके लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। भाई यह बात करेंगे तो यह पूछा जा सकता है कि मूल तौर पर स्टॉकहोम में जो निम्नलिखित 4 लक्ष्य थे उनको यहां पर शामिल किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन है, स्टॉकहोम के लक्ष्यों को शामिल किया, लक्ष्यों को शामिल किया गया। प्राप्त करने के उद्देश्य मूलतः परिणाम क्या हुआ, ग्लासगो जलवायु समझौते और पेरिस समझौते की रूल बुक को अंतिम रूप दिया। तो ये कहां आयोजित किया गया, अगर पूछा जाए आयोजित कहां हुआ, आयोजित पूछा जाता है, मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये सम्मेलन कहां पर आयोजित हुए। तो हम ये कहेंगे ये कहां आयोजित हुआ, ग्लासगो में। ग्लासगो में ये मूल तौर पर आयोजित, इसमें मूल तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ग्लासगो समझौता प्लस पेरिस समझौता को अंतिम रूप दिया गया, को अंतिम रूप दिया गया। मूल रूप से अंतिम रूप जो दिया गया वो इसके अंतर्गत। दूसरी बात आती है कोप 2026 को अगर हम समझें तो कोप 2026 जो है नेट जीरो जो है वो टेम्परेचर 1.5 डिग्री तक लक्ष्य रखा गया कि 2050 तक, क्या कहा गया बेटा, कि 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के साथ देशों को वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री तक रखना। जबकि वित्त जुटाने पर भी विशेष जोर दिया गया जिसमें विकसित देशों को प्रतिवर्ष जलवायु वित्त में कम से कम $100 बिलियन जुटाने वाले अपने वादे को पूरे करने के लिए भी प्रतिबद्ध रखा गया। जबकि पारिस्थितिकी और प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया। देशों को जलवायु परिवर्तन नियंत्रण से जुड़े आधारभूत संरचना के निर्माण का पर्यावरण और पारिस्थितिकी तथा प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए भी प्रोत्साहन इसमें मूल तौर पर रखा गया। मिलाकर पूरा लक्ष्य जो रखा गया कॉप 2026 यह कहता है कि पक्षकारों के द्वारा पेरिस नियम पुस्तकों को अंतिम रूप दिया गया जो पेरिस समझौते में पूरे करने में सहायक मूल्य तौर पर थे। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत में समानता और समान परंतु विभेदी जिम्मेदारी और संबंधित क्षमताओं को स्थापित करने पर मूल्य तौर पर जोर दिया गया। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि तापमान वृद्धि को पेरिस समझौतों के द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रखने के लिए सभी देशों के वैश्विक कार्बन बजट और एक सीमित समावेशी संसाधन के समाधान हेतु जोर मूल्य तौर पर इसमें रखा गया। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो कॉप 2026 को अगर हम देखें तो यह भारत का जीवन पंचमुख मंत्र अगर माना जाए तो इन्होंने 5 मंत्र के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। जीवाश्म रहित ऊर्जा की क्षमता की बात करें जो 2030 तक जीवाश्म रहित ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाना इसका लक्ष्य रखा गया। सेंट्रल एनर्जी में विद्युत की अगर हम बात करें तो 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा उत्सर्जन में रिन्यूएबल ऊर्जा को प्राप्त करना इसका लक्ष्य रखा गया और कार्बन उत्सर्जन में कमी करना मूल लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक 1 अरब टन कार्बन उत्सर्जन में मूल तौर पर कमी की जाए। दूसरा अगर हम देखें तो कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में कमी मूल तौर पर रखी गई कि 2030 तक कुल कार्बन उत्सर्जन का 45% तक क्या रखा जाए,
45% तक रखना मूल लक्ष्य रखा गया, और जबकि नेट जीरो उत्सर्जन पर मूल तौर पर फोकस करा गया, जिसमें यह कहा गया कि 2070 तक, कब तक बेटा, 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य भारत मूल तौर पर हासिल कर लेगा। ग्लासगो जलवायु समझौता जो था, यहां मूल तौर पर यह बात क्लियर हुई थी, जिसमें यह कहा गया था ये सभी लक्ष्यों को इसमें मूल तौर पर हम शामिल करेंगे। वस्तु अब आती है कोप जीरो सम्मेलन में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन, उन तथ्यों को अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत के निर्णायक एजेंडा के तौर पर भूमिका निभाई। भारत सदस्य सहित 142 देशों ने इसका मूल तौर पर समर्थन किया, जबकि उद्देश्य था स्वच्छ ऊर्जा, सड़क परिवहन, इस्पात, हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी के साथ टिकाऊ संसाधनों के विकास और क्षमताओं में तेजी लाने में सहयोग करना मूल लक्ष्य रखा गया। ग्रीन ग्रिड पहल की अगर हम बात करें तो भारत की सदस्यता की अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ समझौते में ग्रीन ग्रिड पहल वन और ग्रिड वन ग्रिड की अगर हम बात करें, यह घोषणा मूल तौर पर रखी गई। उद्देश्य मूल तौर पर जो रखा गया वो ये रखा गया कि सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करना, सूर्य की ऊर्जा को उपयोग करना, नवीनीकरण ऊर्जा में तेजी लाने के लिए वैश्विक कनेक्टिविटी बिजली ग्रिड का निर्माण करना, इसका मूल लक्ष्य रखा गया। साथ ही साथ देशों और क्षेत्रों के बीच समय, क्षेत्र, मौसम और संसाधन की कीमतों के अंतर लाभ उठाते हुए दुनिया भर में सौर ऊर्जा को साझा करने के लिए अंतर क्षेत्रीय ऊर्जा ग्रिड के निर्माण तथा विस्तार की कल्पना मूल तौर पर की गई। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे तो पहली बार 2018 में आईएएस की पहली असेंबली में इसकी रूपरेखा मूल तौर पर तैयार होती हुई मिलती है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो बात आती है वैश्विक मीथेन प्रतिक्रिया की बात करें। भारत की सदस्यता यूएसए ईयू के नेतृत्व में पहला भारतीय मीथेन उत्सर्जन तीसरा सबसे बड़े स्रोत के कारण हस्ताक्षर भारत इसमें नहीं करता है, क्योंकि उसका उद्देश्य जो था वो एक स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी समझौते, जिसके तहत हस्ताक्षरकर्ता देशों ने 2030 तक अपने मीथेन उत्सर्जन में कम से कम 30% की कटौती करना वादा किया गया। वनों और भूमि उपयोग और ग्लासगो नेताओं की घोषणा की बात करें तो यहां पर भारत की सदस्यता अगर देखा जाए तो भारत यहां पर हस्ताक्षर नहीं करता है, क्योंकि सदस्य देश में बात करें, क्योंकि यूके के नेतृत्व में जो घोषणा पत्र है उसमें अमेरिका, रूस, चीन से 105 ने अधिक हस्ताक्षरकर्ता के तौर पर इनको देख सकते हैं। उद्देश्य बात करेंगे तो 2030 तक वन हानि, भूमि क्षरण को रोकने, उलटने और सामूहिक रूप से कम करने के प्रतिबद्ध देशों के सुरक्षित घोषणा पत्र इसमें मूल तौर पर शामिल होते हुए मिलते हैं। दोस्तों बात करते हैं कॉप 2027 को अगर हम समझें, अगर कॉप 2027 की अगर हम बात करते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन 2027 को अगर हम देखें, यहां पर अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि शर्म अल शेख मिस्र के तौर पर इसको जाना जाता है, क्योंकि ये सम्मेलन जो है वो आपका मिस्र में हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं शर्म अल, क्योंकि मिस्र में हुआ है तो अक्सर ऐसे नाम हमें वहां से मिलेंगे। शर्म अल शेख कहां पर सम्मेलन हुआ ये बेटा, तो आप कहेंगे सर ये मिस्र में आयोजित, मिस्र में ये सम्मेलन आपका आयोजित होता है। ठीक, दूसरी बात, अगर हम करें तो कॉप 2027 कार्यान्वयन शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, तो इस सम्मेलन का दूसरा नाम हम कहेंगे कार्यान्वयन सम्मेलन, कार्यान्वयन सम्मेलन के तौर पर भी इसको हम मूल तौर पर जानते हैं, क्योंकि ये पेरिस समझौता और यूएनएफसीसीसी के तहत जलवायु लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने और प्राप्त करने के लक्ष्य के कार्यान्वयन के लिए एक साथ विषय के तहत आयोजित किया गया। इसमें 2015 के पेरिस समझौते और के पक्षकारों की चौथी बैठक में प्रोटोकॉल पक्षों को भी 17वीं बैठक में इसके अंतर्गत शामिल किया गया। यहां पर अगर हम मूल तौर पर देखते हैं तो बात आती है कि कॉप 2027 जो शिखर सम्मेलन है उसके कुछ पहलुओं पर अगर हम बात करें तो मूल पहलू की अगर हम बात करेंगे तो पहला सम पहलू जो आएगा वो जागरूकता आएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अगर हम बात करते हैं, इस सहयोग से मिस्र द्वारा यह लॉन्च किया गया और यह ऐसा पहला था जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल जल संबंधित चुनौतियों और समाधान के लिए समावेश को मूल तौर पर बढ़ावा देता। दूसरा देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के रेजुलेशन
एक्सेलरेटर ग्रांट की अगर हम बात करें तो आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के गठबंधन द्वारा ये लॉन्च किया। आईआरएफ बहुदादा ट्रस्ट फंड है जिसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सहयोग से इसको स्थापित किया। इसका प्रबंधन यूनाइटेड नेशन मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस और न्यूयॉर्क द्वारा मूल तौर पर किया गया, जिसमें भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ ने मूल तौर पर इसमें समर्थन किया। इसका जो उद्देश्य रखा गया विशेष रूप से विकासशील देशों और छोटे द्वीपीय जो विकासशील राज्य हैं में बुनियादी ढांचे प्रणाली में आपदा लचीलेपन और वैश्विक कार्यवाही पर समर्थन करना इसका मूल तौर पर लक्ष्य रखा। यहां पर अगर हम बात करते हैं जागरूकता की अगर हम बात करें जल अनुकूलन और लचीलेपन पर मूल तौर पर यहां पर जागरूकता पर कार्य किया, तो विश्व मौसम विज्ञान के सहयोग से यहां पर आयोजित मूल तौर पर किया गया। यहां पर ग्लोबल शील्ड योजना की बात करें तो एक वित्त पोषित तंत्र जो जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को वित्त प्रदान करता है और 7 समूह जिसे G7 के नाम से जाना जाता है, जलवायु संवेदनशील देशों के समूह B20 समूह के तहत इसको रखा जाता है और भारत B20 सदस्यों का समूह नहीं है, ये इंपॉर्टेंट। वैश्विक आपदा प्रबंधन गठबंधन की बात करें, जलवायु ऊर्जा सुरक्षा संगठनों से निपटने के लिए आप तटीय भवनों को बढ़ावा देने के लिए इनकी स्थापना मूल तौर पर की गई। मूल तौर पर हम देखें तो अंतरराष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी डेनमार्क और वैश्विक पवन ऊर्जा परिस्थिति स्थापित कर कॉप 2027 में 9 देशों की अगर हम बात करेंगे तो 9 देशों ने ग्लोबल ऑपरेशन फंड अलायंस को मूल तौर पर शामिल किया, जिसमें बेल्जियम, कोलंबिया, जर्मनिया, आयरलैंड, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, यूके और यूएसए इसमें शामिल है। लेकिन नोट करने वाली बात है भारत इसका सदस्य नहीं है। दूसरी अगर हम बात करें तो मूल तौर पर हम कह सकते हैं भारत की पहल क्या है। भारत की पहल को अगर हम देखेंगे तो दीर्घकालीन कम उत्सर्जन विकसित रणनीति LTLIDS के तौर पर इसको जाना जाता है। भारत ने अपने LTLED घोषणा पत्र 2015 के पेरिस समझौते से उत्पन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने पर एक रोड मैप तैयार किया और समानता, सामान्य किंतु विभेदी संवैधानिक ढांचों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत के साथ साथ जलवायु न्याय और स्थायी जीवन शैली के 2 विषयों पर इसको आधारित किया गया। इसे वैश्विक कार्बन बजट भारत के न्याय संगत उचित हिस्से के अधिक ढांचे के रूप में मूल तौर पर तैयार करते हुए हम देख सकते हैं। दोस्तों, बात आती है मूल तौर पर औद्योगिक परिवर्तन के तौर पर अगर हम इसको देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यान्वयन में स्वीडन, भारत सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और 2019 के शिखर सम्मेलन और विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसको समर्थित किया गया। इसमें यह कहा गया कि एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य इस्पात, सीमेंट, रसायन, विमान और शिपिंग जैसे चुनौती क्षेत्रों को कम कार्बन वाले क्षेत्रों में स्थानित करना, तेजी लाना इसका मूल लक्ष्य रखा। एलईडी आईटी सदस्य इस समर्थन करते हैं जिसमें ऊर्जा, गहन उद्योग 2050 तक की अगर हम बात करें तो नेट कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लक्ष्य के साथ साथ कम कार्बन वाले सदस्यों वाले को आगे बढ़ावा पूरे तौर पर रखा जाए। जलवायु परिवर्तन के तौर पर हम इसको देखें तो जलवायु परिवर्तन के मैग्रो अलायंस के तौर पर हम देखेंगे तो इसमें मूल तौर पर जो सदस्य आएंगे, यूएई आएंगे, इंडोनेशिया आएगा, भारत आएगा, श्रीलंका आएगा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन इसमें मूल तौर पर आएंगे। उद्देश्य के तौर पर हम बात करेंगे तो रोकथाम में मैग्रो भूमि पर पूरे तौर पर देखें तो पूरे विश्व में शिक्षित जागरूकता फैलाना और ग्लोबल वार्मिंग जलवायु प्रबंधन के समाधान के रूप में इसकी क्षमता के तौर पर देखा जाता। प्राकृतिक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन स्वैच्छिक आधार पर यह कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि सदस्यों को जवाबदेही के लिए कोई वास्तविक नियम या संतुलन मूल तौर पर बनाए रखना आवश्यक नहीं है। दोस्तों, जब बात कॉप 2027 की हो 2027 की हो रही है, सॉरी 27 की हो रही है, तो बात आएगी कि कॉप 2028 सम्मेलन के घोषणा पत्र पर भी बात करना जरूरी है। लॉस एंड डैमेज फंड के तौर पर जिसको जाना जाता है, ये सदस्य देश लॉस एंड डैमेज फंड चालू करने के एक समझौते पर यह पहलू करता। विश्व बैंक यह 4 वर्ष के लिए निधि का अंतिम मेजबानी तौर पर करता है। तो यहां पर देखा जाए विश्व बैंक 4 वर्षों के लिए निधि का अंतरिम योजना की मेजबान होगा और सभी जितने भी विकासशील देश आवेदन करने के पात्र होंगे प्रत्येक देश की सुरक्षा से योगदान देने में आमंत्रित किया जा सकता है। लेकिन एक नोट करने वाली बात है, जो अल्प विकसित देश और छोटे द्वीप समूह विकासशील देशों के लिए विशिष्ट
प्रतिशत यहाँ पर निर्धारित करते हुए मिलते हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं ग्लोबल स्टॉक या जीएसटी की, अगर हम बात करते हैं कोप 2028 ग्लोबल स्टॉक पांचवी बुनियादी तौर पर देखा जाए कोई पुनरावृत्ति जारी करता है, जिसमें वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 तक सीमित करने के लिए 8 कदम मूल तौर पर यहां पर उठाते हुए मिलते हैं। यह देश के लिए एक देखने की प्रक्रिया है जिसमें पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरे करने की दिशा में सामूहिक रूप से प्रगति करना मूल लक्ष्य रखा। पेरिस समझौता 2015 के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि देश पहली बार 2023 में और पुनः प्रत्येक 5 वर्ष में अपनी प्रगति का मूल तौर पर आकलन करेगा कि वो 1.5 तक सीमित है या नहीं है। ग्लोबल कूलिंग प्लान की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ग्लोबल कूलिंग प्लेस की अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय सहकारी हस्ताक्षर 2050-2022 के स्तर के समझौते के वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों में शीतकालीन उत्सर्जन को कम कर 68% कम करने को के लिए मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया। जलवायु वित्त की अगर हम बात करें तो यूएनसीटीएडी अनुमान है कि जलवायु वित्त के लिए नए सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य के तहत विकसित देशों पर 2025 के विकासशील देशों और 5500 मिलियन बकाए जिसकी पुष्टि पेरिस समझौते में की गई थी, इसमें इसको रखा गया। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो घोषणा पत्र में यह लक्ष्य रखा गया कि 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को कितना करा जाए, 3 गुना करने का मूल लक्ष्य इसमें रखा गया। दोस्तों बात आती है कि 1992 की अगर हम बात करें, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आपके लिए निकल कर आया 1992, इस पे भी थोड़ा सा मैं बात करना समझूंगा। 1992 की हम बात करेंगे तो जैव विविधता पर, इस पर बेटा जैव विविधता, जैव विविधता पर, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसमें जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य के लिए रियो पृथ्वी सम्मेलन में कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि को अपनाए। इसमें हम ये कह सकते हैं रियो तो कानूनी बनाया गया था, वो कहां बनाया गया था? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के तौर पर भी इसको जाना जाता है, ये भी याद करने। इसका सचिवालय अगर पूछा जाए, सचिवालय कहां पर है? कनाडा। सचिवालय कहां पर है? आ जाएगा सर इसका सचिवालय कनाडा में, मॉन्ट्रियल। भारत सहित 196 देशों ने जैव विविधता संयुक्त पर्यावरण सम्मेलन की पुष्टि की। तो इसमें देशों की अगर हम बात करें तो भारत सहित 196 देश मूल तौर पर शामिल की। बात आती है जैव सुरक्षा पर कार्बन प्रोटोकॉल की बात करें, कार्टर योजना के तौर पर भी इसको जाना जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी परिणाम स्वरूप संशोधन करने वाली जीवन शैली को सुरक्षित संचालन करना, परिवहन करना और उद्योग को सुनिश्चित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तौर पर इसको देखा जा सकता है। नगोया प्रोटोकॉल की अगर हम बात नगोया प्रोटोकॉल की अगर हम बात करेंगे नगोया प्रोटोकॉल की अगर हम बात करते हैं तो आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों से उचित न्याय संगत बंटवारे पर ध्यान केंद्रित करता है, जैविक विविधता पर कनेक्टिविटी करता है और 2010 में अपनाया गया, 2014 में इसको लाया गया। ये कह सकते हैं कि 2010 में क्या हुआ भाई? 2010 में ये अपनाया गया और 2014 में इसको क्या करा गया बेटा? लागू किया। मूल तौर पर ये समझौते वाली बात। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो बात मूल तौर पर जो निकल कर आती है खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों की अंतरराष्ट्रीय संधि की बात। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमने शुरुआत में कहा था
कि जीव जंतु और आपके पर्यावरण से रिलेटेड सम्मेलन इसमें मूल तौर पर इस चैप्टर से रिलेटेड। तो बात अगर हम करते हैं खाद्य और कृषि, खाद्य और कृषि, उनके लिए जो पादप अनुवांशिक हैं, अनुवांश सम्मेलन, इंटरनेशनल सम्मेलन या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हम इनको कह सकते हैं। 3 नवंबर 2001 को, 3 नवंबर 2001 संयुक्त राष्ट्र के साथ खाद्य और कृषि संगठन सम्मेलन के 31वें सत्र में अपनाया गया। में यह अपनाया गया। इस संधि की अगर हम बात करें तो इसको हम मूल तौर पर बीज संधि के तौर पर भी जानते हैं। खाद्य और कृषि के लिए विश्व के पादप आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण, विनिमय और खपत उपयोग के माध्यम के साथ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तौर पर हम जानते हैं। कानून रूप से यह बाध्यकारी समझौता, इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें, इसका उद्देश्य अगर पूछ लिया जाए आपसे कि सर इसका उद्देश्य और बता दीजिए, तो देश की बात करें तो फसल विविधता के लिए, फसल विविधता के लिए, तो फसल है, फसल विविधता के लिए किसानों के योगदान को सराहा, के लिए किसानों सराहना, उनके योगदान को क्या करना, योगदान जो दिया, योगदान को क्या करना, सराहना, इनका मूल्य। मुख्य रूप से अगर देखें तो इसमें किसानों, पादप प्रजननों की सुविधाओं को प्रदान करना मूल लक्ष्य रखा गया। वैश्विक प्रणाली इसमें शामिल की गई, उनकी कटौती की बात गई, पौधों के आनुवांशिक सामग्री तक पहुंच रखना इसका मूल लक्ष्य रखा गया। बात आती है मूल्य तौर पर अगर हम देखें तो ये टॉपिक था आपका, और इस टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक और है, मरुस्थलीय अगर विवरणों की अगर हम बात करते, बात अगर की जा रही है तो बात मूल्य तौर पर आती है। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आप, जरा बताइए, भारत की जलवायु परिवर्तन की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी, कब हुई थी, समय बताना। 2008, 2012, 2014, 2000। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, भारत जलवायु परिवर्तन हेतु समझौते वार्ताओं में सक्रिय योगदान देता है, आवश्यक उदाहरणों की सहायता से उक्त कथन की क्या करिए, व्याख्या की। तो ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक, इस टॉपिक को खत्म किया। मैं आशा करता हूं आपके जो भी कॉन्सेप्ट थे वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, लेकिन आपको जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं इनके आंसर जरूर बताइए बॉक्स में कि इनके राइट आंसर क्या होंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों आप सभी को मेरा नमस्कार।